जी कैफ और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। हाइब्रिड क्लास में अगर मेरी आवाज आ रही है तो हाथ उठा दीजिए, जरा कंफर्म हो जाए। शाबाश, बेहतरीन। एंड वाले भाई जो बैठे हुए हैं, अगर आपको ये नजर आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है तो पढ़ के बता दें। अटेम्प्टेड यानी नजर आ रहा है, पढ़ा जा रहा है जो बोर्ड के ऊपर लिखा है। रेड वाला भी नजर आ रहा है, प्रॉमिस। और ये रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। अच्छा चले, ठीक है ठीक है। आज प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट किया, चैप्टर 5 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ये दोनों एक ही कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? हमने एग्रीमेंट तो कर लिए। चैप्टर 2, 3, 4, 5 इसमें हमने एग्रीमेंट कर लिए थे। चैप्टर 2 में पता चल गया हमें एग्रीमेंट होने के लिए ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, उसके बाद एसेंशियल्स पूरे होने चाहिए, फिर एग्रीमेंट होगा। चैप्टर 3 में हमने कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स पढ़ दिए। फिर उसके बाद चैप्टर 4 में क्या पढ़ा था कि कंसेंट फ्री होनी चाहिए। कब फ्री कंसेंट नहीं होती वो पढ़ा। कंसेंट भी, एग्रीमेंट भी, ऑफर के एसेंशियल्स भी पूरे थे, एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स भी पूरे थे, बाकी के एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो भी पूरे थे, कंसेंट भी फ्री थी, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा फर्ज कीजिए रेगुलर था, कंटिंजेंट या वेजरिंग नहीं था। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक दफा जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसके बाद क्या होना होता है? परफॉर्म होना होता है। एक दफा जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद होना होता है। किस डेट के ऊपर अमल दरामद होना होता है? जो डेट लिखी हुई है। अमल दरामद किसने करना होता है? प्रोमिजर ने के प्रोमिजी ने? दोनों ने दोनों ने अमल दरामद करना। इसका मतलब पता क्या है? इसका दोनों का मतलब समझिएगा जरा, इसके अंदर कंसेप्ट छुपे हैं। दोनों का मतलब, ए भैया ने कहा सर 5 तारीख को मेरे को ये मार्कर दीजिएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर अमल करना है। क्या 5 तारीख को आके इनको मार्कर देना है? ये प्रोमिजर अमल कर रहा है। प्रोमिजी ने कैसे अमल करना है? 5 तारीख को जब ये मार्कर मैं इनको दूंगा, इन्होंने एक्सेप्ट करना है, दीजिए सर। ये दोनों ने काम करना है, प्रोमिजर ने भी, प्रोमिजी ने भी। भाई दोनों, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती हैं, दोनों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, राइट्स एंड ड्यूटीज। एक पार्टी की तो सारी जिम्मेदारियां नहीं होती। वो तो सिंगल पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जिसमें एक ही पार्टी ने, वो तो हो जाएगा एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, जिसमें एक ही पार्टी ने सारा कुछ करना है। दोनों पार्टीज की जिम्मेदारी होती, एग्री करते हैं। इससे बात समझ आ रही है? प्रोमिजर भी प्रोमिसी भी। इसका मतलब है ड्यू डेट के ऊपर मेरी जिम्मेदारी है क्या कि मैंने चीजें, गुड या सर्विस प्रोवाइड करनी है प्रोमिसी को, और प्रोमिसी की जिम्मेदारी है उसको एक्सेप्ट करे। मैं अगर ड्यू डेट के, और पैसे दे, बिल्कुल, मैं अगर ड्यू डेट के ऊपर चीजें सप्लाई नहीं करता, मैं जिम्मेदार। मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हुई। मैं अगर ड्यू डेट पे चीजें सप्लाई नहीं करता, मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन, गौर से सुनिएगा, मैं अगर ड्यू डेट पे चीजें सप्लाई नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन मेरी तरफ से हुई। और ये अगर ड्यू डेट पे चीजें एक्सेप्ट नहीं करते, इसकी तरफ से वायलेशन हुई, प्रॉमिस की तरफ। बात समझ रहे हैं? yes, दोनों पार्टीज की जिम्मेदारी है। कोई एक पार्टी भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करे, कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन हो जाएगी, जिसे हम लीगल टर्म्स में कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। अगर मैं ड्यू डेट पे चीजें सप्लाई नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट किसने तोड़ा? मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। और अगर इन्होंने ड्यू डेट के ऊपर चीजें एक्सेप्ट नहीं की, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। तो इसका मतलब है, अहम चीज हमें पता चली, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ प्रोमिजर की तरफ से हो लाजमी नहीं है, प्रोमिजी की तरफ से भी हो सकता है। ये बात समझ आ रही है आपको? ये मेन कंसेप्ट था आज का जो आपको सिखाना था। अब आते हैं, देखते हैं लेक्चर क्या कहता है। आज हमने पढ़ना क्या है? चैप्टर 6, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या बताता है? ये कहता है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पिछले चैप्टर में, अब उसको परफॉर्म कैसे करना है, परफॉर्मेंस के क्या रूल्स हैं। ये चैप्टर क्या सिखा रहा है? परफॉर्मेंस के क्या रूल्स हैं, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया, अब वो परफॉर्म कैसे होगा, किसने करना है, कब करना है, कैसे करना है, परफॉर्म हो गया तो क्या करना है, परफॉर्म नहीं हो सका किसी वजह से तो क्या करना है। ये सारे कंसेप्ट डिस्कस होंगे। और ये असल में आईकैप ने इस कंसेप्ट को 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 दोनों परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करते हैं। और ये दोनों चैप्टर्स क्या कंसेप्ट सिखा रहे हैं, ओवरऑल थीम क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट तय पाया, किसने परफॉर्म करना है, कब परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, कहां परफॉर्म करना है, परफॉर्म हो गया तो क्या होगा, परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट किसी वजह से नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से परफॉर्म नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट उस वजह से परफॉर्म नहीं हुआ तो क्या होगा। ये सारे कंसेप्ट हमने सीखने हैं। किन चैप्टर्स में? 6 और 7 में। क्या कंसेप्ट सीखने हैं? परफॉर्म कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, अगर परफॉर्म हो गया
तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा तो क्या, परफॉर्म अगर इस वजह से नहीं हुआ तो क्या होगा, परफॉर्म अगर उस वजह से नहीं हुआ तो क्या होगा। रीजन होती है ना भाई। मैं अगर आपसे कहूं भाईजान असाइनमेंट दी थी कल करके लाओ, ये कहें असाइनमेंट नहीं की, मैं कहूंगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तूने। इन बाईचांस से कहा असाइनमेंट करेंगे, मैंने भी नहीं की, मैं कहा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कल वादा करके गए थे असाइनमेंट करेंगे, नहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। ये इस वजह से नहीं कर सके कल गेम खेलते रहे हैं, इस वजह से नहीं कर सके कल बीमार हो गए हैं, अल्लाह ताला की तरफ से इनके ऊपर बीमार हो गए, मुश्किल आई। अब बताइए दोनों को क्या मुझे एक तरीके से दोनों को सजा देनी चाहिए? आपके सर इसको तो सजा दें, इसको सजा दें, इसको डैमेज होना चाहिए क्योंकि इसकी अपनी गलती है। सर इसको डैमेज नहीं होना चाहिए, इसको इनाम भी नहीं देना चाहिए, इनाम ने, लेकिन इसको डैमेज भी नहीं होना चाहिए, इसको माफी हो जानी चाहिए। भाई फर्क समझ आ रहा है? तो बाज़ औक़ात कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करने के डिफरेंट रीजन होती हैं, हर रीजन का इफेक्ट एक ही नहीं होता, हमें रीजन को देखना पड़ता है, रीजन किस वजह से है। अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी रीजन आ जाए जिसकी वजह तो उसका ट्रीटमेंट कुछ हो रहा है, पार्टी का अपना कसूर हो उसका ट्रीटमेंट कुछ और होगा। ये सारे कंसेप्ट हमने परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस करना है। ये ओवरऑल थीम आपको चैप्टर्स का बता दिया, 6 का भी 7 का भी। आज के लेक्चर में क्या कर रहे हैं हम? आज के लेक्चर में हम सीखेंगे परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है। आप कहेंगे सर वो तो हमें पता है, परफॉर्मेंस का मतलब है काम करना। हमने कॉन्ट्रैक्ट में कहा था ड्यू डेट के ऊपर चीजें प्रोवाइड करेंगे, ड्यू डेट के ऊपर चीजें प्रोवाइड कर दें, परफॉर्मेंस हो गई। हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ड्यू डेट पे सर्विस प्रोवाइड कर दी, परफॉर्मेंस हो गई। लेकिन याद रखिए इसमें एक ट्विस्ट है परफॉर्मेंस में, बाज़ औक़ात परफॉर्मेंस नहीं भी होती फिर भी हो जाती है ना जी बात। परफॉर्मेंस नहीं भी, वो क्या, वो भी पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की कितनी टाइप्स है, मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस, टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस। फिर इसके बाद क्या स्टडी करेंगे, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड टेंडर या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। वैलिड टेंडर या टेंडर को ही ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहते हैं। एसेंशियल, अच्छा एसेंशियल्स लॉ में किसको कहते हैं, किसी भी खसूसियत जो कि किसी चीज में होना जरूरी है ताकि उसको लीगली हम प्रूव कर सकें। अगर किसी चीज के एसेंशियल नहीं है ना कोई, तो आप उसको लीगली प्रूव नहीं कर सकते। मिस रिप्रेजेंटेशन के एसेंशियल से पढ़ा था, अगर आप प्रूव करेंगे तो कोर्ट कहेगी सारे एसेंशियल्स मौजूद होंगे, तो फिर कोर्ट कहेगी हाँ मिस रिप्रेजेंटेशन है। अगर एक एसेंशियल्स भी मिस हुआ, कोर्ट क्या कहेगी, मिस रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं। एसेंशियल का कंसेप्ट पढ़ा हुआ ना, अब मुझे पूरे करवाएं। एसेंशियल्स ऑफ ऑफर पढ़े हमने, एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़े हमने, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हमने, उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ कंसीडरेशन पढ़े हमने, उसके बाद एसेंशियल ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड, और कौन से एसेंशियल पढ़े हैं, एसेंशियल ऑफ मिस्टेक नहीं थे, तो मिस्टेक की टाइप्स नहीं, टाइप्स थी यूनिलैटरल, बाइलैटरल, नहीं सॉरी मिस्टेक था, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में यूनिलैटरल था, बाइलैटरल था। यूनिलैटरल में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, बाइलैटरल में वाइड। और इसी तरह मिस्टेक ऑफ लॉ में पाकिस्तानी लॉ था, फॉरेन लॉ था। पाकिस्तानी लॉ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, फॉरेन लॉ में वही जो के मिस्टेक ऑफ फैक्ट का है, यानी यूनिलैटरल है मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। और अगर बाइलैटरल है वाइड। याद है इसमें कहीं पे भी इस कंसेप्ट में मिस्टेक में एसेंशियल्स तो था ही नहीं, एसेंशियल्स नहीं था। तो एसेंशियल्स मिस रिप्रेजेंटेशन के हैं, एसेंशियल्स फ्रॉड के हैं, मिस्टेक के नहीं थे। कोर्शन के अंडर इन्फ्लुएंस के थे, उनके भी नहीं थे। ठीक है, तो एसेंशियल्स का कंसेप्ट हमने पहले समझा हुआ है। आज हम एसेंशियल्स पढ़ेंगे वैलिड टेंडर के, फिर हम एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे। देखिए परफॉर्मेंस में एक पार्टी गुड या सर्विस प्रोवाइड करती है, दूसरी पार्टी क्या करती है, पेमेंट। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये पहले दो लर्निंग ऑब्जेक्ट ये परफॉर्मेंस से रिलेट करते हैं, दूसरा तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्ट पेमेंट से रिलेट करता है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, काम करना। पेमेंट का मतलब क्या है, उसके पैसे की वसूली करना। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि आपने एग्रीमेंट में जो तय किया था वो काम करना। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, एग्रीमेंट में जो तय किया था वो काम करना। फॉर एग्जांपल हमारा एग्रीमेंट हुआ था, मैं आपको 10 तारीख को 5 एसी सप्लाई करूंगा, 10 तारीख को 5 एसी सप्लाई किए, तो मैंने क्या किया, परफॉर्मेंस कर दे। ठीक है, परफॉर्मेंस गुड की भी हो सकती है, परफॉर्मेंस सर्विसेज की भी हो सकती है। ठीक है, आपने कॉलेज के साथ एग्रीमेंट किया कि फीस दी कि आप बैठ के पढ़ेंगे, कॉलेज ने इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किए जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन ये परफॉर्मेंस ऑफ गुड्स नहीं है, परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, तो चाहे गुड्स का एग्रीमेंट हो चाहे सर्विस प्रोवाइड करने का एग्रीमेंट हो,
ठीक है, परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया था आप वो काम पूरा करें। क्या परफॉर्मेंस की दो टाइप्स हैं, एक है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को कहते हैं टेंडर भी कहते हैं। अच्छा, इसमें ये वो वाला टेंडर नहीं है जो अखबार में इश्तिहार आता है, टेंडर नोटिस, नहीं 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 नहीं, ये वो टेंडर नहीं है। ठीक है, टेंडर का मतलब होता है, डिक्शनरी मीनिंग अगर आप देखें ना, एक तो टेंडर का मतलब टेंडर नोटिस जो अखबार में इश्तिहार आता है, ये हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में शायद, इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, उसमें टेंडर पढ़ा। ये वो वाला टेंडर नहीं है, अखबार वाला टेंडर नहीं है। ये टेंडर इंग्लिश का एक वर्ब है, इसका मतलब है प्रेजेंट करना किसी को कोई चीज। ठीक है, आप अगर टाइप करें ना गूगल पे टेंडर्ड, ठीक है, ही टेंडर्ड द टिकट टू बस ड्राइवर, इसका मतलब क्या है, उसने बस ड्राइवर को टिकट प्रेजेंट की। ये वर्ब है, ये वो वाला टेंडर नहीं। ठीक है, तो टेंडर का मतलब प्रेजेंट करना। तो दो टाइप्स है परफॉर्मेंस, एक्चुअल और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल का मतलब क्या है, हमारा एग्रीमेंट हुआ कि मैंने 10 बोरी चावल इनको 15 तारीख को डिलीवर करने हैं। 15 तारीख आई, मैं 10 बोरी चावल उठा के इनके गोदाम पे गया, मैंने कहा ये ले 10 बोरी चावल, इन्होंने कहा मेहरबानी आपकी दीजिए। ये मैंने परफॉर्मेंस की, यह है एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि मैंने अपना वादा पूरा, गुड्स डिलीवर की और इन्होंने एक्सेप्ट कर ली, और इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। यह है एक्चुअल, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली परफॉर्म हुआ, प्रॉमिस एक्चुअली परफॉर्म हुआ, इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर का मतलब क्या है, 10 बोरी चावल लेके मैं इनके गोदाम पे गया, इन्होंने गोदाम मुझे देख के बंद कर लिया दरवाजा। अब मैं नॉक कर रहा हूं, दरवाजा नहीं खोल रहे, फोन कर रहा हूं, मोबाइल भी इनका ऑफ है। इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया गुड्स को एक्सेप्ट करने से। अब बताइए, अगर ये मेरी गुड्स को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दें, क्या परफॉर्मेंस हुई कि नहीं हुई? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है परफॉर्मेंस हुई, कितनों का ख्याल है परफॉर्मेंस नहीं हुई? 50-50 है तकरीबन, यही लॉ कहता है। एग्जैक्टली मेरी तरफ से परफॉर्मेंस हो गई, मेरी तरफ से। इसको कहता है, इसको लॉ कैसे कहता है, इसको लॉ मुश्किल अल्फाज में कैसे कहता है, कहता है प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। डिस्चार्ज का मतलब रिलीज्ड, फ्री। प्रोमिसर इज फ्री, ये डिस्चार्ज के साथ लफ्ज लिख ले, डिस्चार्ज का मतलब फ्री, फ्री प्रोमिसर। अब मुझे ये बताइए, अगर लॉ यहां पे ये ना कहता कि प्रोमिसर इज फ्री फ्रॉम हिज लायबिलिटी, तो फिर मेरे ऊपर मैं रात भी उधर ही गुजारता, आज नहीं एक्सेप्ट किया, मैं अगले दिन भी इसके पास आता गुड्स डिलीवर करने के लिए, तो प्रॉब्लम हो जाती ना मेरे लिए। इसीलिए अगर, अब अल्फाज के ऊपर नोट कीजिए, प्रोमिसर कोई गुड्स डिलीवर या सर्विसेज डिलीवर करने के लिए आए और प्रोमिसी उसको रिसीव करने से इनकार कर दे, इसको कहते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। यानी अटेम्प्ट की गई लेकिन एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं हुई, इसको कहते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। भाई क्लियर है? अच्छा, यहां पे दो बातें फर्क ज़हन में रखिएगा। लॉ ने दो कंसेप्ट हैं, दोनों अलग जगहों पे डिस्कस किए हैं। एक कंसेप्ट ये किया है कि ड्यू डेट के ऊपर मैं ही, प्रोमिसर ही वादा पूरा ना करे, ड्यू डेट के ऊपर मैं ही चीजें इसके पास लेके ना जाऊं। ठीक है, इसमें गलती जिम्मेदारी किसकी है? प्रोमिसर की। और एक दूसरा केस है, वो क्या, प्रोमिसर ड्यू डेट पे जाए चीजें लेके, ये एक्सेप्ट ना करे, इसमें प्रोमिसर का कसूर नहीं है, किसका कसूर है? प्रोमिसर का। इफ प्रोमिसर डज नॉट डिलीवर तो प्रोमिसर का कसूर है, उसको डैमेज होगा। इफ प्रोमिसर डज नॉट डिलीवर, प्रोमिसर का कसूर है। इफ प्रोमिसी डज नॉट एक्सेप्ट, प्रोमिसी का, फिर इसको डैमेज होगा, इसका कसूर है। फर्क समझ आ रहा है? दोनों सूरतों में कॉन्ट्रैक्ट की ऐसी की तैसी फिर गई। अगर प्रोमिसर नहीं लेके आया चीजें, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट फारग हो गया। प्रोमिसर लेके आया, प्रोमिसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट फारग हो गया। लेकिन दोनों में फर्क क्या हुआ? एक में प्रोमिसर की गलती है, उसको डैमेज होगा, दूसरे में प्रोमिसी की गलती है, उसको डैमेज होगा। तो हम जो एग्जांपल पढ़ रहे हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की या टेंडर की, ये कौन से वाला है? क्या प्रोमिसर चीजें ही नहीं लेके आया, ये है इसका मतलब
कि दूसरा कि प्रोमिजर चीजें लेके आया, प्रोमिजी ने एक्सेप्ट नहीं किया। प्रोमिजी यहां पे ना सबसे अहम याद रखिए पूरे लॉ में, प्रोमिजर और प्रोमिजी के लफ्ज बहुत अहम है। जमीन और आसमान में जितना फर्क है ना, उतना ही फर्क लफ्ज प्रोमिजर और प्रोमिजी में है। तो आप ये ना जल्दी कहे सर जल्दी जल्दी में टेस्ट कर रहा था प्रोमिजर की बजाय प्रोमिजी लिख दिया, कोई बात नहीं, दो स्पेलिंग ही है आगे पीछे, नहीं, पूरा कंसेप्ट बदल जाता है। प्रोमिजर कोई और पार्टी है, प्रोमिजी कोई और अपोजिट पार्टी है। एक्चुअल परफॉर्मेंस समझ आ गई, ये तो गुड हो गया सारा। अटेम्प्टेड या टेंडर परफॉर्मेंस समझ आ गई, यानी प्रोमिजर ने गुड्स को डिलीवर करने की कोशिश की लेकिन प्रोमिजी ने इसको एक्सेप्ट नहीं। इसका इफेक्ट क्या होता है, अगर मैंने इनको गुड्स डिलीवर की, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, मेरे लिए क्या हुक्म है, अब मैं क्या करूं? ला मुझे बताता है, कहता ठहर जाओ तसल्ली रखो अभी बताते हैं क्या करें। डिपेंड करता है टेंडर गुड्स का था कि टेंडर मनी का था। टेंडर ऑफ गुड्स का केस कुछ हो रहा है, टेंडर ऑफ मनी का केस, टेंडर ऑफ गुड का मतलब क्या है कि मैं गुड्स लेके गया, इन्होंने गुड्स को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। टेंडर ऑफ मनी का कंसेप्ट क्या है, मैं पैसे लेके गया, इन्होंने पैसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। अब ला कहता है अगर तो टेंडर ऑफ गुड है ना, प्रोमिजर इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम, खत्म हो गए उसके, प्रोमिजर की जिम्मेदारी नहीं है। यानी इसका मतलब यह है कि प्रोमिजर चीजों को दोबारा डिलीवर करने के लिए लायबल नहीं है। और इसका यह भी मतलब है कि अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ लेकिन इसमें प्रोमिजर का कसूर नहीं है, प्रोमिजर का कसूर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ना, प्रोमिजर का कसूर नहीं है, प्रोमिजर को दोबारा गुड्स को डिलीवर करने की जरूरत नहीं है, एक दफा की ना कर दी काफी है। दूसरा कंसेप्ट, इट इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट किसने तोड़ा, शाबाश, प्रोमिजी ने तोड़ा। इट विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रोमिजी, ठीक है। अब प्रोमिजर क्या कर सकता है, प्रोमिजर कैन सू फॉर रेमेडी। प्रोमिजर कैन, ये ब्रैकेट के अल्फाज अभी समझाता हूं, पहले ये मेन कंसेप्ट समझ लें। प्रोमिजर कैन सू फॉर रेमेडी। रेमेडी का मतलब क्या होता है, हर जाना पूरा करें, हर जाना अदा करें, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब हुआ प्रोमिजर अगर प्रोमिजी के पास चीजें लेके गया, गुड या सर्विसेज, प्रोमिजी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस थी, इसका इफेक्ट क्या होगा, प्रोमिजर ने दोबारा गुड्स को डिलीवर नहीं करना। कॉन्ट्रैक्ट को क्या समझा जाएगा, ब्रीच हो गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया को रिसेंड करना भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने को रिसेंड कर, RESCIND, रिसेंड। रिसेंड का लफ्ज पहले हमने यूज किया कभी क्लास में, रिसेंड या रिसियन भी कहते हैं, रिसियन। रिसेंड बेसिकली एक वर्ब है और रिसियन उसका नाउन है कि खत्म कर दी। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब मैं इन भाईजान से, अब मैं क्या करूंगा भला, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का मतलब क्या है, चीजें मैं वापस लेके जाऊंगा अपने गोदाम में, अपनी दुकान में वापस ले आऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब मैंने दोबारा चीजें डिलीवर करनी है, नहीं करनी, लेकिन मेरा आने जाने का किराया तो लगा ना, क्या मैं वो किराया उससे रिकवर करवा सकता हूं, इसे कहते हैं रेमेडी। मैं इसके खिलाफ केस फाइल करके रेमेडी ले सकता हूं, ठीक है। रेमेडी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे जो बड़ी टाइप होती है रेमेडी की, वो होती है डैमेजेस, के आने जाने का किराया लिया जाए इससे पैसे। रेमेडी अगर मॉनिटरी टर्म्स में हो इसे डैमेजेस कहते हैं। रेमेडी अगर मॉनिटरी टर्म में हो, पैसों की फाइनेंशियल टर्म्स में हो, इसे क्या कहते हैं, डैमेजेस। डैमेजेस किताब भाई जान की फाड़ के फेंक दी मैंने। ये मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं क्योंकि मैंने इनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। रेमेडी क्या हो सकती है, इनके पास दो ऑप्शंस हैं, चाहे रेमेडी फाइनेंशियल टर्म्स में ले लें चाहे नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में लें। अगर रेमेडी यानी अपना नुकसान पूरा करवाएं फाइनेंशियल टर्म्स में, इसे कहेंगे डैमेजेस। और अगर फाइनेंशियल टर्म्स के अलावा किसी और तरीके से ये कहें कि मेरा नुकसान पूरा करें, तो वो भी रेमेडी है, लेकिन उसे डैमेजेस नहीं कहते, उसे कुछ और कहते हैं, वो नाम मैं भी बताना नहीं चाहता आपको,
उसे कुछ और कहते हैं। यानी इनके पास दो ऑप्शन है। क्या? पहली ऑप्शन ये कहे सर ये 500 की किताब थी, मुझे 500 रुपया दें। एक रेमेडी इनके पास ये है। दूसरी रेमेडी क्या है कि सर मुझे किताब ही दे, आपने मेरी किताब फाड़ी है, मुझे किताब मार्केट से खुद ला के दे, मुझे किताब, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे किताब चाहिए मेरी। दोनों रेमेडीज हैं। इनमें से कौन सी रेमेडी को डैमेजेस कहते हैं? फाइनेंशियल, जो पैसे वाली होगी। क्लियर हुई है बात? तो रेमेडी में और डैमेजेस में थोड़ा सा फर्क है। रेमेडी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है और रेमेडी की बहुत सी टाइप्स होती हैं। मोस्ट कॉमन टाइप क्या है रेमेडी की? डैमेजेस, कि फाइनेंशियल टर्म में किसी का नुकसान पूरा करना। और अगर टेंडर ऑफ मनी हो तो प्रोमिसर ने अभी भी पैसे अदा करने हैं, लेकिन अब चूंकि पेमेंट डिले हो गई तो पेमेंट, लॉ का जनरल रूल है कि अगर आप किसी भी पार्टी को डिले पेमेंट करें ना, आपको 6% के लिहाज तकरीबन इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन इस केस में मुझे हालांकि पेमेंट डिले हो ही है लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं पे करना। क्यों? क्योंकि डिले मेरी वजह से नहीं है। क्लियर हुआ ये? अगर क्लियर हुआ तो क्विक की मिड लेक्चर रिवीजन करते हैं। मुझे बताइए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कि गुड या सर्विसेज जो है वो डिलीवर करना। परफॉर्मेंस की दो टाइप्स कौन सी है? एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का दूसरा नाम क्या है? टेंडर। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में क्या, एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या होता है? हम गुड या सर्विस डिलीवर करते हैं और प्रोमिसी एक्सेप्ट कर लेता है उसको। और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में क्या होता है? हम गुड या सर्विस डिलीवर करते हैं और प्रोमिसी एक्सेप्ट नहीं करता। अगर टेंडर हो गुड या सर्विसेज का, इसका इफेक्ट क्या होगा? हमने गुड्स दोबारा डिलीवर नहीं करने। और कॉन्ट्रैक्ट को क्या समझा जाएगा? रिसेंड हो गया, खत्म हो गया। और क्या प्रोमिसर रेमेडी क्लेम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और अगर टेंडर ऑफ मनी हो स्टिल लायबल। क्या डिलेड पेमेंट की वजह से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, वरना नॉर्मली डिले पेमेंट में इंटरेस्ट पे किया जाता है। भाई यहां तक ये बात समझ जी? हाँ जी, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। देखिए इनका क्वेश्चन ये है, सर फर्ज कीजिए हम इनके पास पहुंचे, इन्होंने कहा सर जी आज गोदाम में ऑलरेडी ना अनएक्सपेक्टेडली माल ज्यादा पहले से आ गया हुआ है, आज हम गुड्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप कल परसों ले आइएगा। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से खत्म नहीं हुआ, एक्सटेंड कर दिया इन्होंने। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड ना हो फर्ज करें, क्या फिर भी हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं? यस। मैं उसे कहूंगा ठीक है मैं कल ले आऊंगा, लेकिन अब आपको मेरा आज का आने जाने का खर्चा भी देना पड़ेगा क्योंकि मेरा कसूर नहीं है। लेकिन बहरहाल ये कंसेप्ट यहां पे डिस्कस नहीं हुआ, इन्होंने पूछा तो मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अच्छा चलिए। अच्छा फर्ज कीजिए मैं बस में बैठा, एक दोस्त के साथ जा रहा, मेरा दोस्त कहने लगा यार तुमने 2 साल पहले मेरे से 50,000 उधार लिया था, अभी तक दिया नहीं। मैंने कहा यार दे दूंगा, कोई मसला नहीं, अभी जरा थोड़ा टफ टाइम है, दे दूंगा, बेफिक्र हो। बस एक जगह से गुजरी, कुछ मुसाफिरों ने रोका और पिस्टल निकाल लिया। उन्होंने कहा जो जो जिसके पास है सामने रख दे। मैंने फौरन जेब में हाथ डाल के 50,000 निकाला और दोस्त को दे दिया। मैंने कहा ये वो उधार है जो मैंने तुमसे लिया था, वापस। दोस्त ने कहा ना ना भाई मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मुझे बताइए ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है कि अटेम्प्टेड? अटेम्प्टेड। टेंडर ऑफ गुड्स के टेंडर ऑफ मनी। अगर दोस्त एक्सेप्ट नहीं करता क्या मुझे दोबारा उसको पैसे देने हैं? क्या मैं ये कह सकता हूं नहीं नहीं उस दिन बस में मैंने तुम्हें पैसे दे दिए थे? पर नहीं कर सकता, मुझे दोबारा पैसे देने हैं। लेकिन डिले की वजह से जो इंटरेस्ट है वो मैंने नहीं देना। ठीक है, ये टेंडर ऑफ गुड्स के इफेक्ट में और टेंडर ऑफ मनी के इफेक्ट में फर्क है। ये बात समझ आ गई? लफ्ज टेंडर का कंसेप्ट समझ आ गया? टेंडर से मुराद वो हम ना आए, अगर टेंडर से मुराद वो जो अखबार वाला टेंडर आया ना तो आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन पे चले जाएंगे। इसका वो मतलब हरगिज नहीं है जो हमने इन्विटेशन टू ऑफर में पढ़ा था ना टेंडर, ठीक है, वो मतलब नहीं है। टेंडर का मतलब क्या है? प्रेजेंट करना, किसी को कोई चीज देना। आगे चलते हैं। हाँ, बैंक से लोन लिया हो तो इंटरेस्ट देना पड़ जाता है, लेकिन अगर हम बैंक को लोन वापस करने के लिए जाएं और बैंक उसे एक्सेप्ट ना करे उस सूरत में नहीं देना पड़ेगा इंटरेस्ट। ठीक जी। अच्छा, टेंडर ऑफ गुड में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट होगा वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसी नहीं, प्रोमिसर। प्रोमिसर इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि
वाइडेबल हमने पढ़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश। अगर मैं ड्यू डेट के ऊपर इनके पास चीजें लेके जाऊं, ये उसको रिसीव करने से इनकार कर दें, टेंडर ऑफ गुड्स का केस है, मैं डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। अच्छा, लॉ ने मुझे ऑप्शन दी हुई है, लॉ कह रहा है चाहे तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पे खत्म समझे और चाहे आप इसको कंटिन्यू करें। अब ये मेरी मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पे समझूं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और रिसिंड कर दूं, खत्म कर दूं, या चाहे इसे कंटिन्यू करूं। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ड्यू डेट इन्होंने मुझे कहा मेरे गोदाम में आ जाना, उधर चीजें ले आना, गोदाम पे गया, वहां पे पता चला ये मौजूद ही नहीं है, और गोदाम में इन्होंने कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं की हुई जहां पे मैं सामान अनलोड करवा सकूं। अब लॉ ने मुझे ऑप्शन दिया है, टेंडर ऑफ गुड था, प्रोमिसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लॉ ने ऑप्शन दी, चाहे तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करूं, चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दूं, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो गया। वाइडेबल यही होता ना कि एग्री, इसमें एग्रीड पार्टी कौन है भला? प्रोमिसर की ऑप्शन है, चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे या खत्म करे। खत्म करने का मतलब क्या है कि बस अब मैंने आपको आइंदा गुड्स डिलीवर नहीं करनी। कंटिन्यू करने का मतलब क्या है कि मैं अगले दिन या हफ्ते बाद या उनसे फोन करके दोबारा गुड्स को डिलीवर करने आ जाऊं। ठीक है, मेरे पास ये ऑप्शन है, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, चाहे तो रिसेंड कर दूं, चाहे तो ओके तो। लेकिन याद रखें, इन एनी केस मैंने रेमेडी इनसे जरूर क्लेम करने हैं, रेमेडी इनसे जरूर क्लेम करनी है कि भाई आपकी वजह से मेरा चक्कर पड़ा एक्स्ट्रा, मुझे उसका किराया दीजिए। क्लियर हुई बात? आगे चलते हैं। लेकिन लॉ ये कहता है टेंडर के ना कुछ एसेंशियल्स होने चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है इन्होंने चावल मंगवाए हों, चावल मंगवाए हैं, क्या होता है कर्नल चावल, और मैं टोटा लेके पहुंच गया उनके पास, इन्होंने कहा मैंने नहीं लेना ये। मैं कहूं भाई लॉ में लिखा हुआ है अगर आपने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज किया तो डैमेजेस देने पड़ेंगे आपको। बताइए क्या ये वैलिड है? तो लॉ ने कहा कि टेंडर का वैलिड होना भी जरूरी है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको डैमेजेस मिले तो टेंडर का वैलिड होना भी जरूरी है। तो वैलिड टेंडर के कुछ एसेंशियल्स है, ये एसेंशियल्स पूरे होंगे तो आपको डैमेजेस मिलेंगे, अगर ये एसेंशियल्स पूरे नहीं होते तो आपको डैमेजेस नहीं मिले। यानी लॉ ये कह रहा है अगर टेंडर डिलीवर करते हुए आपने इन चीजों का ध्यान रखा तो फिर हम ये कहेंगे कि ये वैलिड टेंडर था और इसमें आपका नहीं, प्रोमिसर का नहीं, प्रोमिसी का कसूर है। लेकिन अगर टेंडर के एसेंशियल्स ही पूरे नहीं हुए तो फिर किसका कसूर समझा जाएगा? प्रोमिसी का। टेंडर के एसेंशियल बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। टेंडर किसको करना चाहिए? प्रॉपर पर्सन, जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है उसको ऑफर करें या उसके एजेंट वगैरह को। किसी थर्ड पार्टी को ऑफर करेंगे, वो रिफ्यूज कर दे तो वो वैलिड टेंडर नहीं। टेंडर प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम तय पाया कि डिलीवरी की जाएगी 15 जून को, मैं 1 जून को पहुंच जाता हूं और ये इनकार कर देते हैं, किसका कसूर है? प्रोमिसर का कि प्रोमिसी का? प्रोमिसर का, क्योंकि उसने टेंडर वैलिड नहीं था। और अगर 15 की बजाय 30 जून को पहुंच जाता हूं मैं, तब भी वैलिड नहीं है। तो प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो टाइम मेंशन किया गया होगा कॉन्ट्रैक्ट में, या टाइम मेंशन नहीं किया गया होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम मेंशन किया गया तो कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होना चाहिए? और अगर टाइम मेंशन नहीं हुआ, रीजनेबल टाइम। और रीजनेबल क्या है? ये केस टू केस डिपेंड करता है और कोर्ट डिसाइड करता है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना चाहिए प्रॉपर प्लेस पे। इन्होंने कहा सर मेरे गोदाम में आके गुड्स डिलीवर कीजिएगा, मैं गुड्स लेके इनके घर पहुंच गया, इन्होंने कहा मैंने गुड्स नहीं एक्सेप्ट करनी। बताइए किसका कसूर है? प्रोमिसर का। इसमें एग्रीड पार्टी प्रोमिसी है, प्रोमिसर नहीं है। ठीक है, अब क्या प्रोमिसर डैमेजेस क्लेम कर सकता है? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है क्या मेरे लिए? नहीं, मेरे लिए नहीं है। अब उसके लिए तो शायद हो, मेरे लिए नहीं है। तो प्रॉपर प्लेस, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, स्पेसिफाई किया गया प्लेस क्या होगी, तो उस प्लेस पे गुड्स को डिलीवर करना चाहिए। और अगर प्लेस मेंशन नहीं है तो फिर पूछ के उस पार्टी से प्रोमिसी रीजनेबल प्लेस पे गुड्स को डिलीवर करना चाहिए। पूछ के रीजनेबल प्लेस पे गुड्स को डिलीवर करना चाहिए। नेक्स्ट आंसर तो वेट कर ले या रीजनेबल जजमेंट के लिहाज से रीजनेबल प्लेस पे आप डिलीवर कर दें। लॉ कहता है रीजनेबल, इसको एक्सप्लेन करते हुए लॉ कहता है रीजनेबल प्लेस का मतलब है उसका गोदाम, उसकी शॉप। रीजनेबल प्लेस का मतलब उसका घर नहीं है। घरों पे कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होती। अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन,
क्या मतलब? टर्म्स एंड कंडीशन, जो हाँ जो जिस क्वालिटी का कलर टीवी मंगवाए थे ब्लैक एंड व्हाइट लेके पहुंच गया, तो वो टर्म, अब अगर रिफ्यूज करता है तो वो हक भी जानिब है, उसका कसूर नहीं, हमारा कसूर है। अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट, वो देखना चाहता है, हमने कहा नहीं चेक नहीं करना, एज इट इज लो। अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट होनी चाहिए कि नहीं? और अगर वो रिफ्यूज कर दे तो किसकी गलती है? प्रॉमिस है, ठीक है। तो वो इसका मतलब है हमें अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी प्रॉमिसी को, ताकि वो तसल्ली कर ले जो चीजें उसने मंगवाई थी उसके मुताबिक वही है कि नहीं। फॉर होल ऑब्लिगेशन, उसने 10 बोरी चावल मंगवाया था, मैं कहूं 6 बोरी आ गया है और 4 बोरी जो है वो परसों दे देंगे, और वो कहता है नहीं मैंने 10 की 10 बोरी आज ही चाहिए। अगर होल ऑब्लिगेशन यानी जो जिम्मेदारी थी पूरी की पूरी अदा नहीं की और वो रिफ्यूज कर देता एक्सेप्ट करने से, तो याद रखिए ये वैलिड टेंडर नहीं है। अगर वैलिड टेंडर नहीं है तो फिर कसूर किसका समझा जाएगा? प्रोमिसर का। और हाँ इसमें ये कहता है थोड़ा बहुत अगर डेविएशन तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बोरी लाते हो सकता है एक बोरी थोड़ी सी फट गई, उसमें से थोड़े से चावल गिर गए, किलो 2 किलो, वो कहता है इसकी वजह से आप 10 बोरी जो है उसको रिजेक्ट नहीं करिए, माइनर डेविएशन समझी जाएगी। माइनर डेविएशन वैलिड टेंडर है, लेकिन अगर मेजर डेविएशन हो वो वैलिड नहीं है, वो वैलिड टेंडर है। और फिर एग्जैक्ट अमाउंट एंड लीगल टेंडर, ये जो लास्ट है ना ये टेंडर ऑफ मनी से रिलेट कर रहा है कि जो आपने पैसे अदा करने हैं वो पूरे के पूरे पैसे अदा करने हैं, और जो पाकिस्तान में लीगल करेंसी यानी पाक अदा करना है। अगर मैंने पैसे दिए अफगान करेंसी में, इन्होंने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, क्या ये वैलिड टेंडर है? ये वैलिड टेंडर नहीं है। क्लियर? चलिए अच्छा आप जरा मुझे बताइए जल्दी से, यहां पे रुक के ना थोड़ी सी क्विक रिवीजन कर लेते हैं आगे चलने से पहले, क्योंकि अगला कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने क्या सीखा? परफॉर्मेंस की 2 टाइप्स, कौन कौन सी? एक्चुअल और अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का दूसरा नाम क्या है? टेंडर। ये अल्टरनेट नेम्स आपने याद करने एग्जाम में किसी भी नाम से पूछ सकता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि प्रोमिसर ने गुड या सर्विस डिलीवर की और प्रोमिसर ने एक्सेप्ट भी कर लिया। और अटेम्प्टेड या टेंडर का मतलब क्या है? प्रोमिसर ने गुड या सर्विस डिलीवर की, प्रोमिसर ने रिफ्यूज कर दिया। इस केस में प्रोमिसर कसूरवार है और प्रोमिसर एग्रीव्ड पार्टी है। लॉ कहता है इस सिचुएशन में प्रोमिसर के पास क्या ऑप्शंस हैं? पहला, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है वो। अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा परफॉर्म करे या गुड्स दोबारा लेके जाए, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरा, उसके पास क्या ऑप्शन है? डैमेजेस क्लेम कर सकता है, आने जाने का किराया ले सकता है, ये 2 काम कर सकता है। और अगर टेंडर ऑफ मनी रिफ्यूज किया जाए, टेंडर ऑफ मनी का केस है, तो वो स्टिल लायबल है अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना, यानी पैसे अदा करने हैं, लेकिन डिले की वजह से वो इंटरेस्ट पे। लेकिन लॉ कहता है इसके लिए जरूरी है, ये इफेक्ट लाने के लिए जरूरी है आपका टेंडर वैलिड हो। टेंडर वैलिड हो। टेंडर वैलिड कब होता है? जब एसेंशियल। वैलिड टेंडर की क्या एसेंशियल है? प्रॉपर पर्सन क्या कहना चाह रहा है? जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है उसी को ऑफर किया जाए या उसके एजेंट को, उसी को डिलीवर किया जाए। प्रॉपर टाइम का मतलब क्या है? जो स्पेसिफाइड टाइम है उस टाइम पे डिलीवर किया जाए। अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं है तो रिजनेबल टाइम है। प्रॉपर प्लेस, जो जगह उसने कॉन्ट्रैक्ट में बताई है उसी जगह पे डिलीवर करें, और जगह नहीं बताई तो नहीं। रीजनेबल पहले ना कहे, पहले कहें फोन करके पूछेंगे, फोन करके प्रोमिसर फोन करके प्रोमिसी से पूछेगा, और फिर जो जगह वो कहे उस जगह पे गुड्स डिलीवर कर देगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी उसके मुताबिक, यानी क्वांटिटी, क्वालिटी वगैरह। आपको पता है चीजों के ना डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, ठीक है? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ए क्वालिटी, बी क्वालिटी की चीज। तो जो क्वालिटी उसने ऑर्डर की है, जो साइज, जो कलर, उसी के मुताबिक। तो फिर अगर डिफरेंट कलर है तो नॉट। फिर अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट, चेक करने का मौका कि चीजें ठीक पूरी हैं कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक है कि नहीं। लेकिन ऑनलाइन जब हम कोई एक मिनट कंक्लूड कर लूं मैं अभी क्वेश्चन की तरफ आता हूं। फॉर होल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? पूरी की पूरी ऑब्लिगेशन, पूरा जितनी क्वांटिटी तय पाई थी कॉन्ट्रैक्ट में सारी, किस्तों में नहीं करना काम। अगर कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया था कि पूरी की पूरी गुड्स डिलीवर करेंगे तो पूरी की पूरी गुड्स डिलीवर करनी है, होल क्वांटिटी। एग्जैक्ट अमाउंट एंड लीगल टेंडर, इसका मतलब क्या है? अच्छा, यहां पे भी टेंडर का वर्ड यूज हो रहा है, लीगल। यहां पे इसका मतलब क्या है? एग्जैक्ट। ये टेंडर ऑफ मनी से रिलेट कर रही है ये लाइन, ये ध्यान में रखिएगा कि जो आपने पैसे तय पाए थे, जैसे ऊपर लिखा हुआ ना होल ऑब्लिगेशन, चीजें सारी की सारी दो, वहीं पे नीचे कह रहा है अगर पैसे है ना तो पैसे भी पूरे के पूरे दो, और पाकिस्तान की करेंसी में पैसे दो। लीगल टेंडर ऑफ मनी पाकिस्तान में क्या है?
पाक रुपये। पाकिस्तान में जो तिजारत होती है वो किस करेंसी में होती है? पाक रुपये में। अगर आप किसी को किसी दूसरे मुल्क की करेंसी देते हैं पाकिस्तान में और वो उसको रिफ्यूज करता है तो वो टेंडर ऑफ मनी नहीं समझा जाएगा। और अब की बार अगर पेमेंट डिले होती है तो चूंकि ये वैलिड टेंडर नहीं था, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कुछ को समझ आया? चलिए क्वेश्चन, अच्छा वन बाय वन क्वेश्चन पूछ लीजिए जी, पूछिए क्वेश्चन। 8 है, कोई रह गया? एक अनकंडीशनल है कि असल में वो इसमें आ जाता है अनकंडीशनल, वो इसको इकट्ठा कर दिया, इसमें आ जाता है। अनकंडीशनल का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन तय पाई है उसके मुताबिक ही गुड्स डिलीवर की जाए, अपनी तरफ से कोई एडिशनल कंडीशन ऐड ना की जाए। क्लियर हुआ मेरे भाई? आप देख रहे हैं, उसको पढ़ के देख लें, इन दोनों की एक्सप्लेनेशन सेम है इसलिए इकट्ठा किया होगा। और की क्वेश्चन? अगर प्लेस स्पेसिफाइड ना हो, हाँ अगर प्लेस मेंशन नहीं है और प्रॉमिसी से पूछा, उसने कोई ऐसी जगह बता दी जिसमें हम नहीं जा सकते, हमने कहा भाई आपने बोरी का ऑर्डर तो दिया था 10 तारीख को, ये नहीं बताया था कि डिलीवर कहाँ पे करनी है। उसने कहा चांद पे आ जाओ, अपन चांद पे है। चांद पे जाएंगे क्या? नहीं। इसीलिए लॉ ने कहा, लॉ ने जहां पे ये कहा ना कि अगर प्लेस मेंशन नहीं है और प्रॉमिसर पूछेगा, वहां पे लॉ ने एक अगली बात भी लिखी हुई है, क्या कि प्रॉमिसी जब बताए ना उसे तो रीजनेबल प्लेस बताए। प्रॉमिसी अगर कोई ऐसी जगह, प्रॉमिसी कहता है दिल्ली पहुंचा दो, हम जिम्मेदार नहीं, हम कहेंगे भाईजान ये वैलिड टेंडर, अब आपने उसकी खिलाफ वर्जी की है, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हमारी तरफ से फारिग है। तो प्रॉमिसी की जिम्मेदारी है कि अगर उसने प्लेस ऑलरेडी मेंशन नहीं ना की हुई तो वो रीजनेबल प्लेस बताए। क्लियर हो गया मेरे भाई क्वेश्चन? और भी इधर से भी कोई क्वेश्चन था? जो ऑनलाइन हम पार्सल की शॉपिंग करते हैं तो उसमें फॉर्चूनेटली इंस्पेक्ट नहीं होती है। ऑनलाइन मैंने कहा सर ऑनलाइन में अगर हम कोई चीज मंगवाए ना तो उसमें समटाइम लिखा होता है कि पेमेंट किए बगैर आप पार्सल खोल नहीं सकते, उसमें अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट नहीं होती। ठीक है, आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं जब तक इंस्पेक्ट नहीं करवाओगे मैंने नहीं एक्सेप्ट करना, तो ना करें एक्सेप्ट, ना करें। देखें अगर आपको प्रॉमिसर अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट नहीं दे रहा तो प्रॉमिसी का राइट है वो डिलीवरी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दे। अब अगर वो इनकार कर देता है तो ये प्रॉमिसी का कसूर नहीं माना जाएगा, प्रॉमिसर का माना जाएगा। आप इनकार कर दें, करके देखिएगा, आपसे कभी कोई 1 रुपया लीगली नहीं मांग सकता क्योंकि आपका कसूर ही नहीं है। अगर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हो और आपने एग्री कर लिया है, एग्री तो फिर तो नहीं हो सकता, फिर तो आप। लेकिन इसमें भी अगर आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर एक्सेप्ट करने के बाद खोल के देखते हैं वो प्रोडक्ट कोई और निकलती है तो आप रिटर्न कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, नहीं होती तो केस कर सकते हैं उसके खिलाफ, हो जाती है। आप वो पिक्चर लेके ना जहां से ऑर्डर किया था ना, पिक्चर ले उस प्रोडक्ट की, उस पेज पे दोबारा जाए, कमेंट्स होते हैं ना, कमेंट्स में पिक्चर अपलोड करें, लिख दे कि भाई ये सही है ऑर्डर डिलीवर मैंने, यार वो फौरी तौर पे कॉल करते हैं आपको क्योंकि उनको पता है कि जो भी कस्टमर आएगा रिव्यू देखता है। ठीक है, वो ऐसा नॉर्मली नहीं होता। मैं नॉर्मली गुड्स तो नहीं, लेकिन कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ दूसरी चीजें मंगवाता हूँ, मुझे कभी कंप्लेन नहीं हुई कोई ऑनलाइन शॉपिंग से। जी और की प्रॉब्लम? अच्छा देखिए ये टर्म्स है, अगर वो मेंशन ना हो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंट टर्म्स मेंशन कर देते हैं तो वो अप्लाई होंगी। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट में हम ये कह देते हैं पेमेंट होगी $, में तो फिर $, में होगी। ये जी आपने लिखा ये एसेंशियल्स होंगे फिर टेंडर होगा, तो जब ये एसेंशियल नहीं, ये एसेंशियल्स होंगे, आप इनमें कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स में वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर प्रैक्टिस में बहुत दफा ऐसे होता है कि जब चीजें ऑर्डर की जाती हैं तो उन्हें इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवर करवाया जाता है, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी वायलेशन है। ठीक है, मैंने बहुत से ऐसे प्रैक्टिस में कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं, उन्होंने चीजें मंगवाई, उन्होंने कहा जी आपने 10 यूनिट इस तारीख को भिजवाने हैं, 25 यूनिट इस तारीख को, 50 इसको, और फिर उसके बाद पेमेंट में भी इंस्टॉलमेंट्स हो जाती कि 5% हम एडवांस में देंगे, 60% डिलीवरी पे देंगे और फिर 35% महीने के बाद देंगे, तो वो आप तय कर सकते। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनी टर्म्स ये रूल अप्लाई होंगे। जी बिल्कुल, अगर प्रॉमिसी एक्सेप्ट कर ले कॉन्ट्रैक्ट को तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाए। जी बिल्कुल, अगर आप डिफरेंट टर्म्स एग्री करते हैं उनको पूरा नहीं किया जाता तो फिर उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझा जाए। लॉ की नॉर्मली आदत ये होती है, लॉ ये कहता है कि दो पार्टीज आपस में मिलकर जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना
वो कोई भी लीगल टर्म्स एंड कंडीशन आपस में एग्री कर सकती हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जहां पे वो कुछ चीजें एग्री ना करें वहां पे फिर हमारा रूल लगेगा, ठीक है, वहां पे हमारा। तो अगर प्लेस एग्री कर दें, तो अगर प्लेस अगर दिल्ली एग्री हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर गुड्स को दिल्ली डिलीवर करना पड़ेगा स्पेसिफाई। हाँ, अगर प्लेस स्पेसिफाई नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर रीजनेबल क्या होगी, लाहौर में एग्रीमेंट हुआ तो लाहौर के अंदर ही कोई जगह होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चल, ये स्टडी टिप कह रहे थे भाई, स्टडी टिप में क्या लिखा होगा, कहते थे कि स्टडी टिप शायद नहीं बताया, एग्जाम टिप। हाँ, इफ टाइम इज एसेंस और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इसको भी रहने दे, ये हम स्टडी करेंगे आगे, एक टाइम का दोबारा आएगा वहां पे स्टडी करें। इसके साथ लिख ले पेंडिंग, इसके पार्ट 2 में हम इसको पढ़ेंगे एग्जाम टिप के। लेकिन ये आपने पार्ट 2 में याद जरूर करवाना है। जिस दिन इसका चैप्टर 7 खत्म हुआ और मैंने ये एग्जाम टिप आपको ना करवाई हुई, तो आपने उस दिन मुझे याद करवाना है। क्लियर हुई है बात? अच्छा, वैसे ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं था जितना टाइम लग गया इसके ऊपर। आपको समझ आ गया? टेंडर का मतलब समझ आ गया, एसेंशियल भी क्लियर हो गए, इफेक्ट समझ आ गया। चलिए, अब आता है पेमेंट के ऊपर। अच्छा, अभी हुआ नहीं, अभी 4-5 मिनट हैं। अच्छा चलें। अच्छा, आपकी होम असाइनमेंट भी नोट कर लें आपने। अब ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 हमने नहीं पढ़ा, इसलिए इसको रहने दे। लर्निंग, ओहो सॉरी, ये बना था, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2। अगर आप हमारी वाली बुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 पे जितने भी क्वेश्चंस है वो आपने अटेम्प्ट करने हैं रिटन में। और अगर ICAP की बुक यूज कर रहे हैं तो इन दोनों कंसेप्ट्स के अंदर जितनी भी एग्जांपल्स या प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहे हैं आपने वो अटेम्प्ट करने हैं रिटन में। क्लियर हो गई है बात? चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।